हेलो एवरीवन। सो अभी हम अप्रैल मंथ का विजन मंथली करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इन विच वी ऑलरेडी हैव कवर्ड द पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। अब जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा आपका इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ओके। और हाँ, अभी गर्मी काफी ज्यादा है तो आप हीट वेव से बच के रहें। अच्छा, हीट वेव कब बोली जाती है, किस कंट्री, क्या ये कंट्री स्पेसिफिक होती है, इसके बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है। तो ये हीट से आपको बच के रहना है। हाँ, और एक एक चीज और जो है वो काफी हीट बढ़ाती है, वो होती है कोचिंग की फीस, हाई कोचिंग फीस, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए हमने जो है एक्सक्लूसिव आपको बस एक मिनट में वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 2499 में स्टार्ट की है, जो कि 8 से 9 महीने का बैच होगा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस से लेके इंटरव्यू गाइडेंस हर चीज दी जाएगी। अगेन, रही बात टीम की बाकी चीज की, उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है आपके लिए वीडियो। ओके। लेकिन हाँ, जो भी फर्स्ट 50 जो भी रजिस्ट्रेशन आएंगे उनके लिए फीस सिर्फ 999 है। ये 8 से 9 महीने जो पढ़ाया जाएगा, जिसमें 100+ वीडियोस होंगे, हर एक चीज होगी, उसकी लिंक जो है आपको आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आप जाएं और फटाफट रजिस्टर करें, क्योंकि जो टीम है मेरी उन्होंने बताया हुआ है कि काफी ज्यादा जो है रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं एंड इट इज अबाउट टू टच 50। तो आप जाएं अपना वहां पे रजिस्ट्रेशन करा लें, और 999 में जो है यू विल गेट द बेनिफिट। चलिए, तो अब देखते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पहला टॉपिक क्या कह रहा है, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्ट्स। देखिए, पोर्ट्स जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अच्छा, पहले तो ये क्यों इंपॉर्टेंस रखते हैं। जितनी भी ट्रेड होती है ना, अराउंड 90% ट्रेड, अराउंड 90% जो ट्रेड है वो आपकी सी रूट के थ्रू होती है, इवन मोर। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है, हम इंटरनल ट्रेड की बात नहीं कर रहे, हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हो। अब रीजन ये है कि जो भी सामान यहाँ से जाएगा शिप के थ्रू ही जाना आसान होता है। इतनी इतनी बड़ी ना रेल ट्रैक है, ना रोडवेज से पॉसिबल होता है, काफी कॉस्टली पड़ता है, तो ये एफिशिएंट होते हैं। इसका जो कॉस्ट है काफी कम रहता है शिप का। ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको शिप से कहीं सामान पहुंचाना है तो आपके पास पोर्ट्स होने चाहिए, उस कंट्री से आपका कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसीलिए ये जो आपने छावर पोर्ट जो है, बहुत बार इसके बारे में सुना होगा जब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। ये पोर्ट का जो नाम है, क्योंकि ईरान में है, ये आता रहा होगा। अच्छा, ये पोर्ट पे अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है, 10 साल का यहाँ पे एग्रीमेंट किया है। ठीक है। जो कि डेवलप करेगा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ साहिर बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल एट छाबर पोर्ट। तो ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको ये भी पता है कि ईरान पे सैंक्शन किया हुआ है यूएसए ने, कि आप इनके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ना ऑयल खरीद सकते हैं, ताकि इसकी इकोनॉमी तबाह हो जाए, वरना हम सैंक्शन लगा देंगे और हम आपका इंपोर्ट नहीं करेंगे सामान का, और बहुत सारी चीजें। तो ऑब्वियसली इंडिया को इससे इम्पैक्ट तो है ही, कि अगर यूएसए अगर हमारा इंपोर्ट ना ले, तो हम बेसिकली अगर नेट एक्सपोर्टर, सबसे बड़े जो हम एक्सपोर्टर है वो यूएसए में ही है। और वहां पे जो हमारा, अच्छा ये बताइए कमेंट सेक्शन में, यूएसए में हम डेफिसिट पे है या सरप्लस पे, मतलब हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं या इंपोर्ट ज्यादा करते हैं यूएसए से। ठीक है। और कौन सा रैंक है यूएसए का इस साल। अक्सर ये चाइना और यूएसए में चेंज होता रहता है, फर्स्ट और सेकंड, बाइलेटरल ट्रेड की जब हम बात करते हैं, ये आपको बताना है। फाइन। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे आप, ये इंडिया क्यों चाह रहा है। आपको लग रहा होगा कि अरे सर यूएसए को नाराज क्यों कर रहा है, रहने देते, नहीं भी करेंगे तो क्या चला जाएगा। लेकिन देखिए, हमारा पड़ोसी कौन है, चाइना। चाइना हमारा पड़ोसी है। तो अब ये जो चाइना हमारा पड़ोसी है, क्या ये शांति से हमें रहने देगा। बिल्कुल नहीं। अब इसका जो है, ये पाकिस्तान पे तो जो अब देखिए कब्जा एक तरीके से करके बैठा हुआ है चाइना। ओके। तो ये जो ग्वादर पोर्ट है, क्या ये पाकिस्तान इंडिया को यूज करने देगा, कभी नहीं। अगर हमें अफगानिस्तान जाना है या फिर सेंट्रल एशिया जाना है, तो हम कैसे जाएंगे। तो यही एक रूट है जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल है। अब यहां से तो जा नहीं सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे किया हुआ है। रीजन बीइंग कि चाइना को अगर अपना प्रोडक्ट पहुंचाना होगा तो वो एक्सपोर्ट के थ्रू भी चला जाएगा, बट हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब आप कहिएगा सर यहाँ से भी जा सकते हैं, कहीं और से भी घूम के, तो भाई जितना लंबा आपका रास्ता होगा उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। यहाँ से आप भेज रहे हैं 20 रुपए गेहूं,
मान लीजिए अफगानिस्तान को हेल्प करने के लिए, सेंट्रल एशिया को, और यहां से आप पहुंचाते तो 25 रुपए किलो पहुंच जाता। अब यहां से आप पहुंचा रहे हैं तो वो 30 रुपए पहुंच रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं। और उसी में बाकी यूक्रेन या बाकी कोई कंट्रीज जो है वहां पे वो 28 रुपए पहुंचा दे रही है। तो इंडिया का कोई गेहूं लेगा? नहीं लेगा। तो कॉम्पिटिटिवनेस की बात होती है। इसलिए ये सब चीजें जो है आप बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जियो पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंस क्यों रखती है। सो दीज आर द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है। अब इसमें बात ये की गई कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ, तो किसके बीच में हो गया कॉन्ट्रैक्ट? ये इंडिया के पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, ये आप याद रख सकते हैं। और जो साथ में है आपका मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, इनके साथ में हुआ है वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। ओके। और ये जो है 100% ओन्ड बाई सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। तो ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है ना। वो न्यूज चलती रहती है कि किसी प्राइवेट को टेंडर दिया, तो ये गवर्नमेंट की खुद की है अथॉरिटी है। और 100% ओन्ड बाई सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। A company under administrative of control of Ministry of Ports, Shipping and Waterways। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के हिसाब से, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद छाबर पोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए वही मैं बार बार बोल रहा हूँ ना कि अफगानिस्तान पे हम भेजेंगे। तो ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान, इन्होंने ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया था 2016 में कि डेवलपमेंट होना चाहिए छाबर पोर्ट का, कि भाई इंडिया से हमारे पास सामान आ जाए। और आप देखते ही हैं रशीद खान बॉलर है अफगानिस्तान का, यहीं पे बढ़िया आईपीएल खेलते हैं, कमाते हैं, खुश रहते हैं। तो ये काफी जो है एक अच्छा रिलेशन, क्योंकि हमारा जब एक हॉस्टाइल नेबर है एक ऐसा पाकिस्तान के जैसा, तो इसके आसपास की कंट्री जो है हमारे सपोर्ट में होनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए वो कैसे सपोर्ट में आएगी? भाई उनका वेलफेयर करो, उनको बताओ कि हम आपके लिए कंसर्न्ड है, कोई भी इशू होता है तो हम आपके लिए सबसे पहले खड़े हैं। तो ये जो है काफी एक सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है। ठीक है। इकोनॉमिकल पावर तो है ही, साथ में सॉफ्ट पावर की तरह काम करता है। अब इसके बाद देखते हैं जो पोर्ट जो है, ऑब्वियसली बात है क्यों यहाँ पे मिनिमाइज करेगा डिस्टेंस इंडिया का। वेस्ट कोस्ट ऑफ लैंडलॉक्ड आपका हो गया अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, यूरोप, क्योंकि यहाँ से हर जगह जाने का रास्ता है ना। ओके। तो ये चीज यहाँ पे समझने वाली बात है। अब ये जो है आपका कालंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, ये रहा आपका कोलकाता, इंडिया, ये आपका बांग्लादेश है। और ये यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है 539 किलोमीटर के रूट से। और यहां से फिर जो है सामान आपका मिजोरम और इधर होते हुए जाएगा, और बाकी पूरे नॉर्थ ईस्ट में चला जाएगा। ठीक है। अब इसका फायदा क्यों, ऐसा किया क्यों गया? देखिए, ये इट फैसिलिटेट मॉडल मूवमेंट फ्रॉम द ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया, जो वाइजैक एंड कोलकाता है। ठीक है। इधर मैंने आपको कोलकाता दिखाया, तो नीचे वाइजैक है। यहां से इस साइड में जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भेजने के लिए। अब इसके फायदे क्या क्या है? कि हमने क्या किया, म्यांमार को बाईपास कर दिया। नहीं, हमने मतलब म्यांमार के थ्रू गए हैं, बाईपास के थ्रू कर दिया बांग्लादेश। अब हम ऐसे तो नहीं जा रहे ना। एक कम से कम एक रूट बन गया। कल हो सकता है मान लीजिए हमारा बांग्लादेश से बहुत भीषण झगड़ा हो गया, गॉड ओनली नोज, इंटरनेशनल रिलेशनशिप है। ऐसे कंडीशन में तो हम ऐसे जा नहीं सकते। और ऐसे में आपको भी पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वो चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो काफी पतला है। वो जो है काफी पतला है। अब जैसे देखे होंगे सिक्किम और ये इधर जब हमसे जाते हैं, ठीक है, ऐसे है कुछ नॉर्थ ईस्ट का। तो अब है ना, यहाँ पे 7 ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये सिक्किम वगैरह रहा। तो ये देखिए कितना पतला रूट है। अब यहाँ पे अगर किसी ने मान लीजिए चौक कर दिया, कोई किसी की मिलिट्री आ गई या कहीं यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गई, तो इससे क्या होगा, कनेक्टिविटी कट जाएगी। तो अब क्या है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा रूट भी है कि हम यहाँ से जा सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए ये सब चीजें जो होती है काफी जरूरी होती है। एक तो ये ट्रांजिट है ही कि हम सीधे चले जाए, इनने भी इशू कर दिया, हम यहां से चले जाएंगे। और बाकी ये जो सिलीगुड़ी जो रूट है, ये तो हमारा है ही। ठीक है। जो जिसे चिकन नेक कहते हैं, ये तो हमारा है ही, जो कि स्क्वीज्ड है बिटवीन भूटान एंड बांग्लादेश। ठीक है, इधर बांग्लादेश है। अब वो मैप है नहीं यहाँ पे, वरना आप एक बार बस मैप देख लीजिएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। या आगे कहीं मैप होगा तो मैं आपको भी समझा दूंगा। और यहाँ से आपको हल्का सा समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। ये नीचे पूरा ये बांग्लादेश का एरिया है, इधर आपका जो है भूटान वगैरह भी है।
और बीच में सैंडविच एरिया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगेन ये वही बात हो रही है कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे आपको पहले समझाया था कि हमारा पड़ोसी कौन है, चाइना। तो मेन यही दिक्कत है सबसे बड़ी हमारी। इसलिए जो छाबर पोर्ट जो है ईरान को अपॉर्चुनिटी देगा ट्रेड करने में, सिर्फ अफगानिस्तान नहीं बाकी सेंट्रल एशिया के साथ भी। और हम काउंटर कर पाएंगे चाइना चाइना के इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को इस रीजन में। क्लियर। और हाँ, ये ओपन करेगा एवेन्यू फॉर ट्रांजैक्शन इन लोकल करेंसी। अब हो सकता है कि वो भी बोल दे, जैसे इंडिया नेपाल में आप देखते होंगे रुपीस चल जाता है, वैसे ही आपको ये अफगानिस्तान में भेजना है तो वो बोलेगा कि कोई बात नहीं सर, हम रुपए ले लेंगे, या हम रुपए में तैयार है ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो डॉलर वगैरह का जो डिपेंडेंसी कम होगा, और इससे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी बढ़ेगा जो हमारा लोकल करेंसी है। ओके, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो देखिए ग्वादर पोर्ट में पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो अभी चाइना हेल्प कर रहा है, और वो सीधे पहुंच जा रहा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का से भी, उसे जाने की जरूरत नहीं है, और काफी शॉर्टर रूट है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका यूरोप के लिए। वही बात की जा रही है, तो इसे भी हम काउंटर कर पाएंगे। अब देखिए यहां से ना आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं जो अभी बात कर रहा था सबसे पहले बता दो, चिकन नेक। ठीक है, यहाँ जो मैंने आपको ये जो बात की थी चिकन नेक की, है ना, जैसे कि आप देखते ही हैं जो चिकन होता है उसका वैसे भी नेक काफी पतला होता है। वही चिकन नेक की बात की जा रही है कि ये जो एरिया है, देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ये बांग्लादेश, ये भूटान, और ये ये नेपाल, और ये एकदम पतला सा रास्ता है इधर नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। अगर यहाँ पे किसी ने कुछ इश्यू क्रिएट कर दिया तो हम पूरे हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया से कट ऑफ हो जाए। इसीलिए इसकी बात की गई, और हमने यहाँ से कनेक्ट किया म्यांमार के थ्रू, बांग्लादेश के थ्रू, और ऐसे डायरेक्टली तो हम है ही। और यही रीजन है जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काफी ज्यादा तेजी से आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रही है। ओके, ठीक है, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हिसाब से भी चीजें समझनी है। और अब ये देखिए ये मैप क्या बता रहा है, ये बता रहा है इंडिया प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस, इंडिया का कहाँ का इन्फ्लुएंस है। अच्छा लगेगा देखिए कि इंडिया का भी काफी जगह इन्फ्लुएंस है, लेकिन एक ये बात सोचने वाली है कि चाइना का इन्फ्लुएंस तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। 9 डैश लाइन पूरा एरिया ही कहीं ना कहीं कवर करके रखा हुआ है। इसके बावजूद इंडिया के आसपास भी कहीं ना कहीं जो एक पर्ल थ्योरी की बात की जाती है कि वो चारों तरफ से इंडिया को घेरना चाह रहा है ऐसे करके, कि हम्बनटोटा एयरपोर्ट, हम्बनटोटा सी पोर्ट, ये जो है खरीद लिया। ठीक है, चाइना कैसे खरीदे बताते हैं आपको, वैसे प्रीवियसली डिस्कस हो चुके हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली हर मंथ देख रहे होंगे तो इस पे हम्बनटोटा एयरपोर्ट पे काफी इन डेप्थ मैंने आपको एनालिसिस बताया हुआ है। अब ये इसके अंडर में हो गया। ग्वादर पोर्ट चाइना के अंडर में हो गया। ठीक है, ये जो है आपका कैपुक्यू कोर्ट, ये भी इसके अंडर में हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा होगा, यहां से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, कहीं ना कहीं चाइना जो है अब हमें, और यहाँ पे ये है ही, इस पॉइंट पे वो परेशान करता ही रहता है कि बोलता है हम यहाँ से वन बेल्ट वन रोड लेके जाएंगे, जो कि पीओके में है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाह रहा है। ये कल हो कि अगर युद्ध हो तो ये अपने कुछ मशीनरी यहाँ पे लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा रास्ता क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा रास्ता है, ये देखिए हमारे यहाँ पे हमने हमारे क्योंकि एक्टिविस्ट पॉलिसी हमेशा साथ रहती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे थाईलैंड है, यहाँ पे आपका सबसे ऊपर क्या वियतनाम, और यहीं पे आप देखिएगा चाइना का जो मेजर डिफेंस सेक्टर है जहाँ पे उसकी मिसाइल्स वगैरह है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो इंडिया का क्योंकि यहाँ पे रिलेशन काफी अच्छा है, फिलीपींस को भी अभी मिसाइल्स दिए ही हुए हैं वहां पे, तो हमारा वहां से भी काफी अच्छा रिलेशन है। हम अगर यहीं पे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ये सब यहीं पे लगा देना, तो इससे क्या फायदा होगा आप देखिए। चाइना को अगर आना है इंडिया को, इंडिया पे, तो उसे इस रूट से ही आना पड़ेगा। ठीक है, इस रूट से ही आना पड़ेगा। फिर वो धीरे धीरे पहले आर्म्स दे जो करे, यहाँ से इतना पॉसिबल है नहीं, बाकी कहीं से आप आ नहीं सकते हो। तो यहीं पे अगर हमारे मिसाइल्स रहे, जो भी आएगा अटैक करने के लिए पहले ही हम इन्हें यहीं से खत्म कर दें। तो ये जो डिप्लोमेसी के थ्रू यहाँ पे ये काम कर रहा है, इंडिया को सिर्फ इतना काम करना है। ओके, जयशंकर जी मिलेंगे तो बिल्कुल मैं यहाँ पे ये चीज बताऊंगा, बाकी आप भी ट्वीट करके बोल सकते हैं। बहुत सही चीज है कि नहीं? तो ये हमें ज्योग्राफिकल फैक्टर को ऐसे समझना है, और फिर उसके हिसाब से पॉलिसीज बनानी है कि क्या होगा। बाकी इंडिया का प्रेजेंस आप देख सकते हैं, निनकॉय आइलैंड, एग्लिया आइलैंड, फिर जो है आपका सितवे पोर्ट,
ठीक है, छापर हमने देख ही लिया है। और दोकम पोर्ट, ओमान। अच्छा, यहाँ पे ना स्कॉट्रा आइलैंड है, यमन के जस्ट नीचे स्कॉट्रा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्लियर क्वेश्चन। अब देखते हैं चाइना की जो डेप्थ पॉलिसी है ना, उसके कारण जैसे कि खम्बन टोटा और बाकी बहुत सारी जगह जो है इसके अधीन होते चले जा रहे हैं। अब कैसे, अब देखिए होता क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया होगा आपको पूरा किस तरीके से हमें ये घेरना चाह रहा है, क्या इंडिया को करना चाहिए अगर यहाँ यहाँ लगा दे मिसाइल्स। अब आइए, इसके बाद तो आ ही नहीं पाएंगे। और इंडिया की रोड कनेक्टिविटी भी यहाँ पे अच्छी है, तेजी से जो है हम हमारे फोर्सेस को भी यहाँ भेज सकते हैं, रिलेशन अगर हमारे सही रहे। ओके, क्योंकि अब आप बोलिएगा क्यों करेंगे, नहीं चाइना से हर कोई परेशान, ये हर किसी को रीजन को बोलता है मेरा है, ये समुंदर मेरा है, ये देश मेरा है। ठीक है, तो परेशान हर कोई है। तो इंडिया भी देखिए क्योंकि धीरे धीरे सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी भी ट्रिलियन 4 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। आने वाले टाइम में आपने खुद देखा हुआ है कि ये जो 10 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन 30 ट्रिलियन, ये काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा चाइना से। तो उस समय क्लासेस होने की बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं, अभी तो डरा रहा है, हम शांत है थोड़े, लेकिन आज आज भी फिर भी हम डोकलाम रहे या कोई भी स्टैंड ऑफ रहे, वहां पे खड़े होके सीधे लड़ते हैं। अब वो बात नहीं रह गई है। यस, अब इंडिया भी जो है मजबूत हो रहा है, और आपको ही समझना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेहनत करिए बंद कमरे में, जॉब लीजिए, कुछ करिए, उसके बाद ही आप दुनिया को जवाब दीजिए। तब तक आप शांत रहिए, वक्त को बर्बाद मत करिए लड़ने झगड़ने में, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। तो वही ये देश कर रहा है, हमारा भारत देश। तो आपको अगर ज्यादा आपको लगे कि यार यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, रीजन यही है जो आप खुद के साथ करते हैं एज ए इंडिविजुअल, कि भाई हमें अभी कैद रहना है, एक रूम में रहना है, अपने पे ध्यान देना है, अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है। इसके बाद फिर हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम क्या है। तो ये इंडिया भी यंग है क्योंकि अभी हम यंग है ना। जब हम पढ़ लेंगे, अच्छे से चीजें करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे अब दिखने ही लगा है, आगे और दिखेगा। ओके, अब हम्बन टोटा एयरपोर्ट की अगर बात की जाए या पोर्ट की बात की जाए, तो देखिए हम्बन टोटा पोर्ट पे क्या हुआ, कैसे चाइना ने ये पोर्ट ले लिया, 99 साल की लीज पे ले लिया है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे, चाइना ने बोला अरे श्रीलंका, आपका हम डेवलपमेंट करेंगे। श्रीलंका ने बोला अच्छा बढ़िया है, आपकी सरकार जो है, आप यहाँ पे एक पोर्ट बना दो। पोर्ट बनाओगे तो पूरे आपको वोट ज्यादा मिलेंगे, वहां की जो की सरकार है। और अब वोट ज्यादा मिलेंगे तो आपकी सरकार फिर से आएगी, आपका डेवलपमेंट होगा, बहुत शानदार पोर्ट बना देंगे। उन्होंने भी नहीं समझे कि वो चाह क्यों रहे हैं। अरे श्रीलंका छोटी सी जगह है, और यहाँ पे अगर कोलंबो का पोर्ट ऑलरेडी है, तो यहाँ एक पोर्ट की जरूरत ही क्या थी। अब आप समझिए बात को, अगर यहाँ से कोई चीज आएगी तो ये यहीं पे देना पसंद करेंगे ना, ये लंबा पोर्ट इधर क्यों लेके जाएंगे। कोई भी ट्रेडर भी होगा तो यहाँ से भी आएगा तो यहीं आएगा। अब ये बात अलग है कोई नीचे से या इधर कहीं से आ रहा हो एक आध पोर्ट तो कर दे, बट इधर से आप जानते हो उतना बिजनेस रहता नहीं है, क्योंकि जिधर क्रूड ऑयल वगैरह है, सब कुछ है, वो तो यहीं से ही आएगा। और ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए ठीक है कि वो और पोर्ट्स बना लें, क्योंकि भाई काफी मास पॉपुलेशन है, ये सब चीजें यहाँ इतनी जरूरत ही नहीं थी। अब क्या किया इन्होंने, यहाँ पे बनवा दिया, बनवा तो दिया, अब ये पूरा वीरान हो गया पोर्ट, कोई यूज नहीं हुआ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों का खर्चा हो गया, बिलियन डॉलर्स का खर्चा हो गया। अब वो लोन देके रखा हुआ था चाइना ने इनको, लोन चाइना ने लिया, और साथ में शर्त ये रखी कि हमारे इंजीनियर्स ही बनाएंगे यहाँ पे वर्ल्ड क्लास। अब बताइए, पैसा दिया चाइना ने, ओके, इसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया, उनके वहां से जितने भी इंजीनियर्स और बाकी लोग आए थे, पैसा दिया भी, इनडायरेक्टली देश में वापस भी ले गए। समझ रहे हैं, इनडायरेक्टली देश में वापस भी ले रहे हैं, और फिर उस पैसे पे इंटरेस्ट लगाया भारी, 12 14% 15%, बहुत हाई हाई लगाया। अब वो इंटरेस्ट का भी पैसा इनको वापस करना है। और क्या हुआ, ये जो सोचे थे कि भाई बहुत चलेगा, इनकम आएगी, वो आया नहीं। इस चक्कर में ये चलेगा डेप ट्रैप, कि पैसा आया नहीं और चुकाते जा रहे हैं, चुकाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो उनके पास चुकाने का पैसा नहीं था, बोले ठीक है 99 साल के लिए लीज पे दे दो, 2 साल का तो या 4 साल का इंटरेस्ट माफ कर देंगे, पैसा माफ नहीं किया। समझ रहे हैं, फिर क्या हुआ, हम्बन टोटा की ये हाल देखिए। अब इंडिया के लिए भी तो खतरा है ना। अब श्रीलंका आया चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे, इंडिया प्लीज हेल्प, इंडिया प्लीज हेल्प। अब इनको पता है कि यार, मतलब तुम बर्बाद होते हो, परेशान हम भी हो जाते हैं, लेकिन अब इंडिया कुछ बोल नहीं सकता है। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है, हम आपको $1 बिलियन देते हैं,
इसके बदले जो है इसके पास हम्बाटोटा एयरपोर्ट है, उसका हम एक्सेस ले लेते हैं। अच्छा, दिक्कत ये है कि सब कोलंबो और ये सब एयरपोर्ट में आते थे, हम्बाटोटा एयरपोर्ट पे उतरे ही ना। फिर इंडिया ने क्यों लिया? इंडिया ने इसलिए लिया, देखिए समझने वाली बात है। ये मानिए आपका है श्रीलंका, ये रहा आपका हम्बाटोटा पोर्ट, और ये रहा आपका हम्बाटोटा एयरपोर्ट। ठीक है, इंडिया ने इसलिए ले लिया कि अब इंडिया कम से कम यहाँ पे बैठ के अपने ये डाल सकता है लोगों को, और चेक कर सकता है पास में कि यहीं पे अब क्या है, हम्बाटोटा सी पोर्ट है। तो चाइना कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है, दूर से करना मुश्किल था। तो इसलिए इंडिया ने लिए, कम से कम ये चीज हम देख सके, तो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी की बात क्लियर। तो इसलिए पैसा दिया, और ये पैसा फिर जैसे इन्हें वापस कर दिया चाइना को। तो चाइना का ऐसा जो ये बोलते हैं ना, चाइना डिप ट्रैप डिप्लोमेसी, तो ये पूरी कहानी है इसके पीछे। जैसे हम्बनटोटा गया, बहुत सारी जगह गई, हर जो भी देश है या तो उसको गलत इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू बर्बाद कर देता है, या फिर आपको जो गरीब देश है वहां पे पैसा दे देता है, जिसके पास पैसा बहुत है। ओके, तो अब ये इस तरीके से हरकत कर रहा है। यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलिए चलते हैं आगे। देखिए, अब ये डिजास्टर रिकवरी की जो बात हो रही है, गलती होगी। चलिए, तो डिजास्टर डिप्लोमेसी की जो बात हो रही है, अब डिजास्टर डिप्लोमेसी क्या है? ठीक है, मानिए कहीं पर ये वर्ल्ड है, अब किसी कंट्री में कोई डिजास्टर आ गया, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या फिर सुनामी आ गई, ड्रॉट आ गया, एपिडेमिक आ गया, किसी भी तरीके का डिजास्टर हो, वो जब आया तो डिप्लोमेसी क्या है? उस समय अगर कोई एक देश जहां दूसरे देश की हेल्प कर, ठीक है, कि यार हम हैं, ठीक है, कि छोटे भाई हम हैं, इंडिया का बड़ा भाई बिग ब्रदर की तरह दिखाया था कि बहुत बड़ा देश है। तो ये हो गया कि इंडिया कह रहा है कि हम हैं, आप परेशान मत हो। तो जब बुरे वक्त के समय अगर कोई आपकी हेल्प करे, तो आपको लगेगा ना कि नहीं, एक दिल में एक जगह रहती है, इकोनॉमिकली सिर्फ बात नहीं होती कि यार काफी हेल्प मिली, मुझसे ये नहीं हो पा रहा था। मानिए, जस्ट फॉर गिविंग एन एग्जांपल, आप बहुत बार सोच रहे होंगे कि यार मैं इस कोचिंग से पढ़ूंगा, मैं उससे पढ़ूंगा, उसकी फीस बहुत हाई है, आप यहाँ तक आ नहीं पा रहे हैं, और काफी ज्यादा आप परेशान थे। उसी में आप ये इनिशिएटिव आया कि आपको यहाँ पे पढ़ा दिया जा रहा है, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके लिए 999 पे बैच लेके आ रहे हैं पूरी यूपीएससी पढ़ाने का, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। ओके, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि जो अगर शुरू में ट्रस्ट दिखा रहा है हमारे साथ, तो हम भी उसको दे रहे हैं, और बाद में भी सिर्फ 2500 रुपए, तो क्या ही होता है सर, एक टाइम का आजकल टिफिन नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें आपको साल भर 8 से 9 महीने तक पढ़ा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो होता है कि रिलेशन बन जाता है ना, एक अच्छा रिलेशन बन जाता है कि नहीं, जो सामने जो पर्सन है वो अपने बेनिफिट का सिर्फ नहीं सोच रहा, एक्चुअली हमारा ही ज्यादा सोच रहा है। अब इसके बनिस्पत में अगर थोड़ा बहुत कुछ हो भी रहा हो, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये चीज जो है, इसी को कहा गया डिजास्टर डिप्लोमेसी। अब कहीं ना कहीं अगर एक बात करें कि आप सब भी पढ़ना चाह रहे हैं और नहीं पढ़ पाए, तो हम आजाद हुए इतना हमारा वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी अगर लोग अगर पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक तरीके से डिजास्टर है ना। ठीक है, उसके लिए आप आओ, सबसे पहले भाई मैं पहुंचा ना, मैंने इतनी मेहनत तक आपके लिए वीडियोस बनाए, अब जाके जो है फिर फाइनली सोचा गया कि क्विट कोर्स रखता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल ऐसे रियलिस्टिक इसलिए देता हूँ ताकि दिमाग में रहे, है ना। अब रखते हैं, तो इससे बॉन्ड बना, कनेक्ट बना। अब मान लीजिए कोई कंट्री है जिससे हमारा रिलेशन खराब था, या हम नहीं जानते थे उन्हें, अब या फिर पीएम का उतना आना जाना नहीं रहा, कभी वहां पे कभी कुछ हो गया और हमने वहां पे हेल्प कर दी, तो एक ऑब्वियस ही बात है, सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। तो वही यहाँ पे बात चल रही है उसके बारे में। और इसमें जो है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया इसका मेंबर है। सिर्फ 31 कंट्री है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर है, क्योंकि इंडिया हमेशा बोलता है कि हम डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भरोसा करते हैं, और हम चाहते हैं कि वैसी ही चीजें हों। और एक सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर हो तो ही बोला जाएगा कि डिजास्टर डिप्लोमेसी तभी रहेगी, नहीं, अगर मैनमेड डिजास्टर भी हो रहा है तो भी। अब कोविड हो गया, तो हमने वैक्सीन दी ना, कोविड क्या था, चाइना का ही था, मैनमेड डिजास्टर था। ठीक है, जो कोविड 19 वहां से निकल के आया। तो
ये जो चीजें हैं, आपको ये भी रहेगा कि नेचुरल के साथ साथ मैन मेड भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है। बाकी ऑस्लो गाइडलाइन जो है ये भी इसी के रिलेटेड है। बाकी आप चाहे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं आपको बता ही दिया करता। फाइन। अब इससे क्या होगा, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज डिजास्टर डिप्लोमेसी क्यों करते हैं, जैसे मैंने आपको समझा ही दिया है, पर स्टिल देखते हैं। सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। ठीक है। जिससे क्या होगा, इंडिया फोस्टर करेगा गुडविल, एक अच्छा गुडविल बन जाएगा, एक टाइज जो है अच्छी हो जाएगी नेशंस के साथ। ठीक है। जियो पॉलिटिकल रिच बढ़ेगा, लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, न्यू दिल्ली जो है कि इज अंडरस्कोरिंग द रियलिटी ऑफ राइज टू मेजर पावर स्टेटस, कि भाई हर जगह हेल्प कर रहा है। आज देखिए सबसे बड़ा अगर एग्जांपल, ये डिजास्टर से रिलेटेड नहीं है बट डिप्लोमेसी तो है, कि जब G20 समिट हुई लास्ट ईयर, तो पूरे अफ्रीकन यूनियन को जो है ऐड करवाया हमारे प्यारे भारत ने। इतनी बड़ी सोच थी। अब पूरे जो अफ्रीका की जितनी कंट्रीज हैं, वहां पे एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था। क्या अब इंडिया और अफ्रीकन यूनियन के बीच में एक अच्छा बॉन्ड नहीं बन जाएगा? ये देखिए, इनने सोचा हमारे बारे में, इतनी डेवलप्ड कंट्री थी, कभी नहीं कहा। तो ये जो G21 है, ये सब जो रिलेशन होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके। तो आपके लाइफ में भी अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि ऑलवेज आपके लिए, विदाउट एनी ग्रीड और एनीथिंग, तो आप कभी उसे लाइफ में भूले नहीं। ओके, ऑलवेज बी इन टच। क्योंकि बॉन्ड्स बनाने में सालों लग जाते हैं, खराब ऐसे ही हो जाता है। ठीक है। तो ये नहीं कि आपने एक बार कर दिया तो अब एहसान जताते रहो, देखो मैंने ये किया था, ये किया था, नहीं। अगेन, ये प्रोसेस है, ये चलती रहनी चाहिए। इसके बाद जो है, ब्रेक थ्रू की बात की जाए बायलेटरल टाइज में, तो देखिए जो ऑपरेशन मैत्री है, नेपाल में बहुत भीषण अर्थक्वेक आया था 2015 में, तो वहीं पे ऑपरेशन मैत्री लाई गई थी। जहाँ पे वहाँ पे काफी जो चीजें हैं, उन्हें इंपॉर्टेंट जो भी जरूरतें थी, चाहे मेडिकल हो चाहे इकोनॉमिकल सपोर्ट हो, सारे सपोर्ट्स वहाँ पे उन्हें दिए गए थे। इसके बाद टर्की में भी जो अभी हुआ, वहां पे भी हमने दिया है। तो काफी ज्यादा जो है हम ये सब चीज की तरफ ध्यान दे रहे हैं और एक ग्लोबल पावर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। ये आर्टिकल जो है बेसिकली इस चीज पे बात कर रहा है। इसके बाद देखें इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स डिजास्टर रिलीफ। ये बहुत अच्छे अच्छे अप्रोचेस हैं जो कि पिछले कुछ टाइम से है। और इंडिया में सबसे अच्छी चीज क्या है ना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू नेचुरल डिजास्टर, हम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। ये नहीं देखते कि बाकी कंट्री ने इतना दिया तो हम ये देंगे, उतना दिया तो हम वो देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे चीजें होती हैं कि हम पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ऑपरेशन दोस्त, ये कब आया, कि जब अभी टर्की में बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अर्थक्वेक आया है, तो वहां पे हमने ऑपरेशन दोस्त के थ्रू वहां पे हेल्प की है। ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन करुणा, हमने करुणा दिखाई है कहाँ पे, साइक्लोन हिट म्यांमार पे। ये बात अलग है, म्यांमार ने वहां पे जो किया काफी गलत किया, लेकिन म्यांमार जब परेशान था, साइक्लोन हिट था, तब हमने वहां पे करुणा ऑपरेशन के थ्रू उनकी हेल्प की। ऑपरेशन दोस्त की तरह टर्की की हेल्प की। तो ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट बन जाते हैं भाई, ऑपरेशन दोस्त टर्की के लिए, ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए। फाइन। इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग, भाई ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग जिसकी लाइफ और प्रॉपर्टी का कम से कम लॉस हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह हमने बनाया, आसपास के कंट्री को भी शेयर किया वो सॉफ्टवेयर, कि अगर कभी कोई दिक्कत हो, जैसे कोई भी वार्निंग होगी तो आपको भी मिल जाया करेगी। ठीक है। चलिए, तो यही सब सारी चीजें हैं। और भी काफी पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको बेसिक क्रक्स ऑफ इट ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या रहा है। जैसे ये देखिए, मैनेजिंग हेल्थ डिजास्टर, मैंने कहा ना डिजास्टर कोई भी हो, मैन मेड हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे हमने देखिए, कोविड 19 में इंडिया ने कोविड 19 वैक्सीन दी थी, मैत्री प्रोग्राम के अंदर। तो मैत्री वैक्सीन से रिलेटेड है, और लगभग 100 कंट्रीज को, 100 नेशंस को जो है हमने वैक्सीन प्रोवाइड की थी। तो बहुत बड़ी बात है, हम अपना खुद का तो कर ही रहे थे, और साथ में 100 नेशंस को भी हमने यहाँ पे हेल्प की है। और इसके बाद ये जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया जो है यूएन पीस कीपिंग, जो कहीं भी इतने ज्यादा पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा बढ़ के ना, पिछले जब से बना है ये, सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है इंडिया ने। और काफी अच्छा जो शांति बनाए रखने में पूरी दुनिया में, यूएन पीस कीपिंग में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये चीज पता होनी चाहिए।
इसके बाद देखते हैं इनस्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। तो जो वेस्ट एशिया है वहां पे इनस्टेबिलिटी की बात की जा रही है। अब क्यों? क्योंकि अब वहां दिक्कत क्या हुई, ईरान ने भी अटैक कर दिया है इसराइल पे। ठीक है, अब हर कोई जो है ये छोटे से देश इसराइल पे अटैक किया जाए। यहां पर हम बस ये देख लेते हैं, बाकी आप सबको पता ही होगा। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, बांग्लादेश में भी हैं, अब अगर वो देश को ये दे चुके हैं, तो क्या हम यहाँ पे अब रॉकेट दागेंगे? और पाकिस्तान को हमें हमारे हिस्से लेने, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि इनको मारो भगाओ, तो उस हिसाब से तो हमें भी पाकिस्तान में यही काम करना चाहिए, बांग्लादेश में यही काम करना चाहिए। इनफैक्ट म्यांमार तक पहले अखंड भारत भारत का हिस्सा था, वो करना चाहिए। ये सब कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर किसी को पीसफुली देना आना चाहिए। ये सिर्फ ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अगर मुस्लिमों को रहना है तो उनके लिए पाकिस्तान चाहिए, उनको रहना है तो उनके लिए बांग्लादेश चाहिए। इतनी सारी ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज है, अगर एक कंट्री यहाँ पे इनको मिल भी गई तो कोई बात नहीं। तो अगेन दिस इज द वे टू थिंक, तो इससे वॉर कम होगा। और आज जो हम हीट वेव भी जो झेल रहे हैं, ये सब हम भूल जाते हैं। ये सब भी क्या, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन ही एक रीजन है, एयर पॉल्यूशन ही ये रीजन है। तो ये पॉल्यूशन क्या इससे वॉर से नहीं होता है? तो ये वॉर वगैरह रोकना कितना ज्यादा जरूरी है, ये समझना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर आप धर्म के नाम पे अगर आप यहाँ मिसाइल्स मार रहे हो, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, इतने साल से अगर अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए अगर यहाँ पे वेट किया जा रहा है, अब कल हो के कोई बोल दे कि नहीं यहाँ पे तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सारी मिसाइल्स मार रहा है, नेपाल मिसाइल मार रहा है, पूरे इंडिया के हर स्टेट से सब क्या कर रहे हैं, मिसाइल मार के तबाह कर रहे हैं। अरे आपने वो जगह ही तबाह कर दी जहाँ पे राम लल्ला थे, और यहाँ पे जो जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अभी इस पे हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे, अलग से वीडियो बना हुआ है, आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो आप तो वो जगह ही तबाह कर दे रहे हो, मिसाइल मार मार के 1000 2000 कहीं भी जा रही है। तो हाउ यू कैन से कि यू लव योर रिलीजन और योर प्लेस? आप शांति से रह सकते हैं और जा सकते हैं, इंडिया से ही सीखना चाहिए। भारत देश में है नहीं ये हारमोनी, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? या फिर भारतीयों को हर जगह जा जाके सिखाना पड़ेगा? अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, ये रहा आपका अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान, ये आपका ईरान है। ओके, ये छोटा सा कुवैत है, थोड़ा सा ये देखना जरूरी हुआ था, ये सऊदी अरबिया है, ये आपका बहरीन है, ये कतर है। ठीक है, कतर में काफी इंडियंस हैं। ये है आपका यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये सब आसपास है। ओके, और ये रहा आपका कैस्पियन सी, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी। तो ये सी के आसपास की कंट्रीज भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो पढ़ना है। और यहाँ से जो है हम रेड सी से होते हुए जाते हैं। ओके, तो जब हम पहले वाले आर्टिकल में जब बात कर रहे थे ना, यहाँ पे जैसे हमने देखा था छाबर पोर्ट वगैरह, तो सिर्फ ये मत सोचिएगा कि यहाँ से हम ऐसे जाएंगे अफगानिस्तान जाएंगे। अरे हमारा मन चले, ईरान है, इराक गए, सीरिया गए, टर्की गए, हर जगह अपना सामान बेचा, यहाँ से थोड़ा सा एरिया यूज किया, फिर घुस गए यूरोप में। तो यहाँ भी इतना ये काफी सकड़ा रास्ता है। और पता है यहाँ पे क्रॉस करने 5 5 लाख 10 10 लाख रुपए कंटेनर का चार्ज ले लिया जाता है। और लोग दे भी रहे हैं, क्यों? वरना पूरा अफ्रीका घूम के जाने से तो अच्छा यही है ना, उसमें फ्यूल और टाइम भी चला जाएगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा था, तो ये एक रीजन जो है काफी सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब फिर आप चाहे जहां आपको जाना है उधर तो आप जा ही रहे हैं, आपको यहाँ देना है, यहाँ सामान दे, जैसे भी देना है आप वो कर सकते हैं। आपको अगर इधर कहीं निकलना, आप यहीं से सीधे निकल गए। तो जितनी कनेक्टिविटी होगी, जितना चीजें ये होंगी, जितनी जगह का परमिट होगा, वो उतना आसान होते चला जाएगा। क्लियर? अब ये हमें वैसे ही पता है क्यों है, ज्यादा इस सब पे देखने की जरूरत है नहीं। तब इंस्टेबिलिटी वही क्रूड ऑयल वगैरह जो है, एनर्जी सिक्योरिटी, सिर्फ एक ही दो इश्यूज नहीं होते, काफी इश्यूज होते हैं जिसमें कि एनर्जी सिक्योरिटी भी आता है। सिर्फ ये नहीं सोचना है कि टेररिज्म या फिर यही सब इश्यूज होते हैं, ये भी एक इश्यू है कि अगर हमारे देश में एकदम से
एनर्जी का सप्लाई कम हो गया तो पूरा देश ठप पड़ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप, तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। अब देखिए, ये एरिया के आसपास की आप थोड़ा बहुत चीजें देख सकते हैं, ये हो गया सोमालिया, यमन, ये जो कंट्रीज होती है आप पढ़ते रहा करें बार बार, तब आपको यहाँ पे ये याद हो पाएगा कि अच्छा ये इंडोनेशिया है, उधर मलेशिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है। ठीक है। चलिए, तो ये इसके बारे में जो है बात की जा रही है। तो इसके आसपास जितने ये कंट्रीज हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो मतलब ये इंडिया के आसपास जो है और इंडियन ओशियन के आसपास है, ये जो एरिया है, ये सब हो गया इंडो, और ये इधर का हो गया आपका पैसिफिक। ये सब एरिया जो है मिलके इंडो पैसिफिक बनाते हैं। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस वगैरह देखिए, सिग्निफिकेंस सिंपल रहता है, जैसे कि आपने क्वाड में भी देखा होगा, जहां पर यूएसए है। क्वाड में कौन कौन है, चार कंट्रीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वाड है, यूएसए है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया है। ठीक है। ये चार कंट्रीज हैं। अब इसमें अगर देखें, देखिए, आपको पता ही है यूएसए यही कहीं है। ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न है, तो यूएसए यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, इंडिया यहाँ है, जापान यहाँ है। अब हल्का सा अगर आप ये भी कोशिश समझने की कोशिश करेंगे ना कहीं अब चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इनका यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, चाइना भी काफी मजबूत होते जा रहा है। अभी इस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज की गई है। ठीक है। चलिए, और ये तो बोलते ही हैं कि भाई आपके कितने दुश्मन है, ये आपको बताता है आप कितने पावरफुल है। तो कहीं ना कहीं चार चार कंट्री मिलकर अभी से रोक रही है। ये कहीं ना कहीं ये भी सोचने वाली बात है कि चाइना काफी आगे बढ़ चुका है, उनकी पॉलिसीज के कारण बेसिकली। और पॉलिसीज, हाँ, वहां पे ह्यूमन राइट्स और बहुत सारे इश्यूज हैं, इतनी फ्रीडम नहीं है। बट अगर आप सिर्फ इकोनॉमिकली तौलते हैं लाइफ को, आपको फ्रीडम से फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी चीज से नहीं पड़ता, तो हाँ वो काफी आगे है। लेकिन जो शांति और जो चीज यहाँ पे है इस देश में, आपको कहीं नहीं मिलेगी। है ना, क्योंकि मेरी खुद बोला है ना, बहन सिस्टर जो है वो खुद अब्रॉड में, तो वहां से मेरी बात चलती रहती है क्या हाल है वहां के। तब समझ में आता है कि देश अपना कितना अच्छा है। तो लोगों को यहीं रह के ही समझ आ जाए, वो भी और अच्छी बात है। खैर, स्टडी के लिए तो आप कहीं भी जाएं, वो अच्छी चीज है, लेकिन वापस लौट के देश ही आना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे ये नक्शा बना हुआ है इस तरीके से, ये नॉर्थ पैसिफिक हो गया, ये आपका आर्टिक ओशियन हो गया। ज्यादा कुछ इस पे है नहीं खास, आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस बेसिकली जो मैंने आपको समझाना चाह रहा था, कि ये रहा आपका यूएसए, क्योंकि स्फेरिकल है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो समझने में। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये रहा इंडिया। अब देखिए, कहीं ना कहीं लगेगा इस तरीके से, आप इस पॉइंट से माने, इंडिया के इस पॉइंट से माने, कि कहीं ना कहीं चाइना को कवर करने की कोशिश हो रही है, और यहाँ पे जो है आपका सी है। ठीक है। इस पे भी ट्रेड करेंगे सारी कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं चाइना को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फाइन। बाकी थ्री वे स्ट्रेटजी डिफेंस भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, हालांकि इंडिया से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तीन कंट्री का हुआ है, थोड़ा पता होना चाहिए। क्लियर। और ये जो है लीगली बाइंडिंग है, ट्राइपेराटाइट एग्रीमेंट। तो जो तीनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना कंट्री के बीच में, वो लीगली बाइंडिंग भी है। अब देखिए, यूक्रेन, अच्छा कोई आर्टिकल छूटा तो नहीं, एक सेकंड देख लेते हैं। हाँ, लग रहा था छोटा है। देखिए, ये जो है आपका बिम्स्टेक की बात, तो बिम्स्टेक जो है, इसके बारे में प्रीवियसली हमने बहुत अच्छे से बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है। बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे बिम्स्टेक में बेसिकली इस ये हमारा फोकस होता है। और इसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका बांग्लादेश, भूटान,
इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, इस सार्क में क्या है आपका पाकिस्तान है, इसमें सार्क, इसमें तो वो और क्या होता है ड्यू टू पाकिस्तान वो अच्छे से काम कर ही नहीं पाता है जो सार्क का ग्रुप है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कुछ अच्छे से हो। इसलिए फिर बिम्स्टिक बनाया गया जिसमें कि बांग्लादेश है, साथ में थाईलैंड भी है और म्यांमार है। ठीक है, चलिए, तो ये इससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीज है। ओके, ये है आपका एशियन फ्यूचर फोरम। तो जो एशियन फ्यूचर फोरम है ये कहाँ पे है? ये हुआ है आपका हनोई, वियतनाम। वियतनाम में जो है आपका ये हुआ है। 43rd है समिट। इसमें मेन जो इसका एम है ना, वो है प्रमोटिंग एंड शेपिंग द एशियंस डेवलपमेंट पाथ। ये हम डेवलपमेंट की बात करते हैं एशिया को कैसे करें, जैसे यूरोपियन है, यूएस है, तो वो सब ऑलरेडी डेवलप्ड है, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस होता है इसे डेवलप करना। अगेन, यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर पेड ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। अब यूक्रेन के साथ तो क्राइसिस चल ही रहा है, देख रहे हैं, वॉर में भी है, साथ में सब चीजें भी चल रही हैं। 2 साल से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है रशिया के साथ। क्यों हुआ है? नेटो के कारण हुआ है। अब नेटो का क्या लफड़ा है, बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि क्यों इंडिया वहां पे डायरेक्ट इसको मना भी नहीं कर रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। ठीक है, तो नेटो नेटो जो है अ, इसके बारे में आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से इन डेप्थ देख सकते हैं, है ना, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, वहां पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बाकी वही पीस के बारे में, देखिए अभी फिलहाल यूक्रेन आएगा तो सिर्फ पीस की ही बात करेगा कि पीस हो, जो भी समिट हो वो पीस पे डिपेंड हो, क्योंकि काफी ज्यादा अब यूक्रेन पस्त हो चुका है। और अभी तक वॉर चल कैसे रहा है? चल इसलिए रहा है कि यूएस, इसके बाद आपका ब्रिटेन, फ्रांस, हर कोई जो है इसको आपको वेपन्स दिए जा रहा है। ठीक है, वरना वेपन्स तो खत्म हो जाते, इतना थोड़ी रहता 2-2 साल तक चलने के लिए। ठीक है, वो दिए जा रहा है, और जिसके कारण ये अभी तक चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मर कौन रहा है? ये यूएस की डिप्लोमेसी है। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी डायरेक्ट ज्वाइन नहीं किए थे। ठीक है, उसके कारण पूरा ब्रिटेन और ये सब सब बर्बाद हो गए। इधर भी क्या किया है यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट यूक्रेन को लड़ा दिया, मर रहे लोग इनके, बम गिर रहा है इनके एरिया में, तो जो फर्टिलिटी सॉइल की कम यहाँ की होगी, एयर पॉल्यूशन यहाँ पे होगा, मरेंगे लोग यहाँ पे, और इससे और कमजोर साथ में रशिया होते चले जाएगा, और मजबूत कौन होगा? यूएस है। तो ये जो है काफी गंदी पॉलिटिक्स यहाँ पे यूएस हमेशा करता रहता है, हमेशा से करता है। इसलिए जो कहीं ना कहीं भारत को सब चाहते हैं कि उस तरीके का सुपर पावर बने, क्योंकि हमने कभी कहीं भी खुद कोई कन्फ्लिक्ट स्टार्ट आज तक नहीं किया। ठीक है, चलिए, तो ये जो है कंप्लीट हो गया है, और आपको ये टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाया करेगा, और हाँ, व्हाट्सअप का भी जो पेड चैनल है वहां पे भी मैं ये डाल दिया करूँगा, जो भी अभी हम यूपीएससी 2025 का बैच ले रहे हैं। और एक और चीज, ये जो बैच होगा ना, इसमें सीसेट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि 2024 में जो दे रहे हैं मेंस, सॉरी प्रीलिम्स, उनकी भी प्रिपरेशन वहां पे हो जाए। ओके, चलिए, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।